अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। पीएसएल बस शुरू होने जा रही है, चंद दिन की दूरी पर है। और पीएसएल से पहले काफ़ी खबरें घर में जी। कैप्टन कोयटा ग्लैडिएटर के उनको रिमूव किया, रॉयल एरोसो को कप्तान बनाने की खबरें हैं। फिर काफ़ी हमें पता है कि ड्राफ्टिंग का सारे अमल सारी अब पूरे पाकिस्तान को क्या पूरी दुनिया को पता है। काफ़ी शफलिंग हुई, मुल्तान सुल्तान के प्लेयर कराची किंग्स में गए और इस्लामाबाद यूनाइटेड का प्लेयर भी कराची किंग्स में चला गया और काफ़ी सारे प्लेयर कोयटा से चले गए मुल्तान में और इधर उधर काफ़ी प्लेयर्स गए। लाहौर कलंदर अभी तक जमी रही और कोई बहुत बड़ी ट्रेड नहीं की लाहौर कलंदर ने। पेशावर ज़ल्मी की तरफ से भी कोई बहुत बड़ी मतलब ऐसी सरप्राइजिंग चीज़ नज़र में नहीं आई। लाहौर कलंदर के कैप्टन भी वही होंगे, पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन भी वही होंगे और जाहिर है कि अब मुल्तान सुल्तान को जो कैप्टन करेंगे वो और हों, वो अब रिजवान होंगे, वो तो है ही हैं। और शान मसूद चूँकि टेस्ट कैप्टन है तो जाहिर है कि अब वो एक साथ दो लोग कैसे कैप्टन हो सकते हैं जी, पाकिस्तान टीम के कप्तान ऐसे कैसे हो सकते हैं। तो फिर वो चले गए कराची किंग्स में। क्या होगा कराची किंग्स का, कोयटा का, मुल्तान का, लाहौर का, पेशावर ज़ल्मी का, क्योंकि इस बार मुकाबला बड़ा सख्त होने वाला है। कप्तान चेंज होने से क्या कोई स्ट्रेटजी चेंज होगी या एक मुकम्मल स्ट्रेटजी में पूरा ड्रास्टिक चेंज देखेंगे। शेन वॉटसन कोच के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां कोयटा ग्लैडिएटर के साथ निभाने जा रहे हैं। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर तो कोई बात होगी नहीं। मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, जाहिर है आपको पता ही है कि निगरान सेटअप के वज़ीर आला भी। और अब नई गवर्नमेंट आ रही है। क्या नई गवर्नमेंट ने ये यकीन दहानी करवा दी थी कि मोहसिन नकवी साहब रहेंगे और कैसे रहेंगे, कि जो भी आएगा मोहसिन नकवी साहब को रखेगा? क्योंकि ये बड़ा एक ट्रिकी मामला है, उन्हें अपना टेन्योर 3 साल का पूरा करना है और फिर देखेंगे कि क्या फैसले हो। तो क्या मोहसिन नकवी साहब काम कर पाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खुद में ही एक बहुत बड़ी बड़ी जाइंट, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, बहुत जाइंट्स वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो क्या वो बड़ी आसानी से काम करने देते हैं चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? लेकिन एक चीज़ बहुत बेहतर हुई है, हम कोई 12-13 महीने से ये बात कर रहे थे, हम देख रहे थे कभी कोई एक आ रहा था, कभी कोई एक जा रहा था। तो चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी से निकल के मामला चेयरमैन पीसीबी तक तो पहुंचा, ये एक अच्छी चीज़ हुई। फिर ब्रेकिंग न्यूज़ दें आपको और बड़ी खबर आज ही दे दें, ये जितने भी बॉक्सेस हैं वीआईपी और वीवीआईपी बॉक्सेस, अभी थोड़ी देर पहले ये फैसला हो गया और मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी नोटिफिकेशन निकालें इसका, कोई वीआईपी और कोई वीवीआईपी बॉक्स फ्री में नहीं होगा, मुफ्त में नहीं होगा, बल्कि टिकट और पैसे खर्चने पड़ेंगे। तो यानी पासेस वाला मामला तकरीबन पिछले साल भी हमने देखा काफ़ी हद तक ये कंट्रोल हुआ था और बंद किया था, तो अब तो बिल्कुल ही उन्होंने इस पर फुल स्टॉप लगा दिया, अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। चलें जी, बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जुड़ी, पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी, इस पर करेंगे बात। हमें ज्वाइन किया है स्पेशली मेरे उस्तादों की तरह बहुत सीनियर नसीम राजपूत साहब ने, सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, आप तमाम हजरात उन्हें जानते हैं और हम तो उनसे सीखते भी हैं और काफ़ी दफ़ा डांट भी खा लेते हैं उनसे जब हम कोई ऐसी बात करते हैं जो शायद हमें जूनियर होते हुए नहीं करनी चाहिए। ये उनका बड़ापन है कि हमें सिखाते हैं। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। काशिफ शब्बीर साहब क्रिकेट कमेंटेटर हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ साथ रिजवान हैदर साहब ने आज हमें ज्वाइन किया, क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट एनालिस्ट। और मुझे पता है कि बड़े लोगों ने मुझे ये फेसबुक पर और ट्विटर पे कहा, कहाँ गए भाई रिजवान भाई को बुलाए ज़रा, आपके साथ बड़ी उनकी बहस चलती है तो बड़ा मज़ा आता है। तो रिजवान भाई ले जी, हमने बुला लिया। बहुत शुक्रिया सर तमाम हजरात का। नसीम भाई से तो बिल्कुल एंड पे सारों का कंपैरिजन लूँगा ना। रिजवान भाई पहले तो चेयरमैन पीसीबी पे बात करते हैं। चलें, शुक्र अदा करते हैं कि बड़े अरसे से एक मैनेजमेंट कमेटी का हेड ही देख रहे थे, अब चेयरमैन पीसीबी तो आ गए ना कम अज़ कम। नहीं, देखिए चेयरमैन किसी भी बोर्ड के ऊपर जब तक आप परमानेंट कोई बंदा ना लगाएं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंट, जब टेम्प्रेरी होते हैं ना तो वो डिसीजन मेकिंग कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास मैंडेट नहीं होता। देर डे टू डे डिसीजन मेकिंग हो रही होती है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए आपको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए एंड ही इज़ प्रूवन हिमसेल्फ टू बी अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। क्रिकेट चेयरमैन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि क्रिकेट का प्लेयर ही हो या कमेंटेटर हो या क्रिकेट फर्स्ट क्लास की उसके हो। क्रिकेट नॉलेज होना है समथिंग एल्स, क्रिकेट एक्सपीरियंस होना है समथिंग एल्स, एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। आप ये भी देख लें कि ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में ऐसे ऐसे लोग क्रिकेट के चेयरमैन बनते हैं जिनको क्रिकेट खेलनी भी नहीं आती, जिन्होंने फर्स्ट क्लास भी नहीं खेली होती, शायद क्लब क्रिकेट भी ना खेली हो। न्यूजीलैंड में भी हुआ 2 दफ़ा, हर दफ़ा। और इंडिया में भी ये पहली दफ़ा है कि गांगुली बने, उससे पहले जो इतने भी लोग बनते रहे वो क्रिकेट के एक्सपर्ट नहीं होते। तो है, अभी भी तो एक आ रहा है ना। बिल्कुल। सो हमें उसको ये इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। इवन आपके जो भी पिछले 2 गुजरे, जक्का अशरफ साहब और नसीम, क्या नाम था इनका, नजम सेठी साहब, ये देवर एडमिनिस्ट्रेटर्स और ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है। सो आई एम वेरी वेरी होपफुल कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी लेके आएंगे और एक अच्छी प्लानिंग के साथ चलेंगे। अच्छा, क्या कहते हैं काशिफ भाई, फाइनली चेयरमैन पीसीबी आ गए,
हम तो चेयरमैन पीसीबी का ओहदा अनाउंस करने में ही इतना तरस गए कि कब करेंगे। सबसे जी। ज़रूरी बात ये है कि नई गवर्नमेंट के आने से ये ओहदा चेंज नहीं होना चाहिए। इसको आप एक परमानेंट फीचर रहना चाहिए और दूसरी बात है कि ये 3 साल के लिए इनको मुंतखब किया गया है, तो ये 3 साल प्रॉपर तरीके से गुज़रने चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हमें अपने प्रॉब्लम देखने हैं कि हमारे मसले कहाँ हैं। वहाँ पर मोहसिन नकवी साहब की जो है वो इन्वॉल्वमेंट और बहुत ज़रूरी है ताकि वो मसाइल हमारे हल हों। हमारे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं क्रिकेट में और मैं समझता हूँ ज़्यादा मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं रादर दैन कोई और इश्यू हो यहाँ पर। तो एक अच्छी है सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे नज़र आता है इश्यू और जो चैलेंज इनके लिए होगा वो होगा हाई परफॉर्मेंस सेंटर को इम्प्रूव करना। क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर हम प्लेयर्स देते हैं, जहाँ टैलेंट जाता है, लेकिन वहाँ पर निखरने की बजाय, अच्छा होने की बजाय वहाँ से टैलेंट खराब होकर निकलता है। तो मेरा ख्याल है हाई परफॉर्मेंस सेंटर उनका जो है प्रायोरिटी होनी चाहिए, जहाँ पर वो फोकस करें और कोशिश करें कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर को उस काबिल बनाएं कि वहाँ से प्लेयर्स जो है वो अच्छे बाहर निकलें। नसीम भाई, आपसे इस पर बहुत ज़रूरी होगा कि इसके बगैर हम आगे बढ़ें। क्या देख रहे हैं नसीम भाई, एक तो मोहसिन नकवी साहब का आना और पिछले अदवार में हमने मैनेजमेंट कमेटी के हेड्स बड़े देख लिए, तो चले चेयरमैन पीसीबी आ गए, अब हमें अनाउंस करते हुए डर भी नहीं लग रहा। देखिए, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आते ही सबसे पहले जो अंदिया दिया अरसलान भाई, वो सबके सामने के उन्हें चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कमरा समझ में नहीं आया है, उसकी रेनोवेशन होनी चाहिए और वो अपने अंदाज से जो है वो उसको डिजाइन करवाने जा रहे हैं। तो इस बात से ऐसा लगा कि शायद वो पक्की सीट संभालने के लिए आ रहे हैं और उनको इंटीमेट कर दिया गया है कि जो भी गवर्नमेंट आएगी शायद अब वो अपना तकर्रुर नहीं कर सकेगी और ये होना नहीं चाहिए। देखें, या तो गवर्नमेंट का इंतजार कर लेते, उसके बाद 3 साल के लिए तकर्रुर कर देते, ताकि और इस गवर्नमेंट को भी हिदायत होनी चाहिए कि आप किसी एक को चेयरमैन लगाएंगे। एक तो हमारे यहाँ तो इलेक्शन के थ्रू तो आता नहीं है चेयरमैन, सही बात है। लेकिन गवर्नमेंट को ये हिदायत होनी चाहिए कि जो भी हुकूमत बनाते हैं वो एक चेयरमैन रखेंगे। जो अभी रिजवान भाई ने बात की, सब लोग बात कर रहे हैं कि भाई आप एक कंटिन्यूएशन प्रोसेस में लेकर आए और आने वाली हुकूमत चेंज ना करे अब मोहसिन नकवी साहब को। और अगर वो मैंने आज एक अखबार में खबर देख रहा था जिसमें उन्होंने ये बात कही कि चेयरमैन पीसीबी का कमरा उन्हें समझ में नहीं आया, पसंद नहीं आया और उसको वो रिनोवेट करवाने जा रहे हैं, तो मुझे एक फीलिंग आई कि शायद उनको ये हिदायत ऊपर से आ चुकी है, वरना इससे पहले 2-3 चेयरमैन जो है उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं, सही क्योंकि बात उन्हें यही है। नहीं पता था वो कब तक है कब तक नहीं है। बड़ी इंपॉर्टेंट तो बात। शायद ये ऊपर से जो है वो उनको हिदायत है कि शायद मोहसिन नकवी साहब ही संभालेंगे। अभी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब की संभाली थी और पंजाब की जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं उसको फिर कोई ना कोई तो जिम्मेदारी मिलती ही है। आपने माजी में भी देखा होगा, जब भी कोई इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर संभालते हैं, नजम सेठी साहब भी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वजीर आला पंजाब बनने के बाद ही बने थे। जी हाँ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक जिम्मेदारी है। मोहसिन नकवी साहब अब बहुत इम्प्रूव कर गए, इसमें कोई शुबा नहीं है। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उनके बात करने के अंदाज में, आज मैं एक खबर देख रहा था जिसमें उन्होंने 25 करोड़ रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बचा लिए कि जो इजाफी खर्च हो रहे थे। जी हाँ। तो अगर उसके इस अंदर सिमत टिकटें भी में वो बंद कर काम दी करते नसीम हुए, भाई, उसके अंदर जो मुफ्त टिकट्स थी या बॉक्स थे वो सारे बंद कर दिए, जो वीवीआईपी बॉक्स थे। यार अरसलान भाई, जब भी कोई नया चेयरमैन आता है ना, ऐलान तो वो इसी तरीके के करता है और उसके बाद फिर वो हालात को समझना शुरू हो जाता है कि भाई क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, किस तरह चलना है। सीट पे बैठने से पहले और सीट पे बैठने के बाद की सूरत-ए-हाल हमेशा मुख्तलिफ होती है। अभी मोहसिन नकवी साहब ने पूरी तरीके से सीट नहीं संभाली है। अभी तक जो इलेक्शन का टास्क है वो मुकम्मल नहीं हो सका है, अभी तक हुकूमत नहीं बनी है, अभी तक उनके पास डुअल चार्ज है, वो वजीर आला पंजाब भी हैं। अभी तक उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की राहदारियों को करीब से अंदर जाके नहीं देखा। वहां की सियासत को समझने में भी उन्हें कई माह लग जाएंगे। तो हर चेयरमैन आता है, वो आने के बाद ऐसे अंदिए देता है। रमीज राजा साहब नहीं आए थे जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ऐसा लग रहा था कि कोई करीब ही नहीं आए, वरना वो ऐसा ना हो कि एक आध को धक्का का देके आगे बढ़ जाएंगे। अंदाज ऐसा होता है, स्टाइल ऐसा होता है और उसके बाद हमने देखा कि जो भी चेयरमैन बना है उसको फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर लानी पड़ जाती सही है। है। अगर आपको ये पासेस कहीं और भेजने तो आप रोक के दिखा दें चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आप नहीं रोक सकते, सही बात है। नहीं रोक सकते, ये मुल्क का सिस्टम है। तो अभी आप बाहर बैठ के बात करने में और सीट पे आके बात करने में बहुत बड़ा फर्क होगा अरसलान भाई, लेकिन ये सही कंटिन्यू है। करना चाहिए। ये मैं बिल्कुल इससे मुत्तफिक हूँ कि भाई मजाक ना बनाओ सारी दुनिया में हमारा के एक मीटिंग में कोई दूसरा चेयरमैन जा रहा है, उसके बाद कोई दूसरा चेयरमैन जा रहा है। अरसलान भाई, एक चेयरमैन की मैं आपको एग्जांपल दे दूं, मुख्तसर सा वक्त लेके, मैं दुबई में एक सीरीज कवर कर रहा था,
और उन्होंने चार्ट संभाला था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और वो आईसीसी की पहली मीटिंग में आ रहे थे। उस वक्त सुभान अहमद सीईओ होते थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और समी बर्नी आईसीसी के लिए काम कर रहे थे। तो आईसीसी की मीटिंग में सुबह मैं, समी बर्नी और सुभान खड़े हुए थे, और हमारे चेयरमैन जो पहली मर्तबा आए थे आईसीसी के इजलास में शिरकत के लिए, वो 45 मिनट लेट थे। अब आप, उन्होंने पहले इंतजार किया, फिर इजलास शुरू कर दिया। तो आपको सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी, और मैं मोहसिन नकवी साहब से बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि उन्हें अब खासा तजुर्बा हो गया है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी हो गया है, एट द सेम टाइम एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलने का भी हो गया है। हाँ हर चीज का वो एक्सपीरियंस रखते हैं। तो उन्हें मेरे ख्याल है चलाने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो ऐवान है कजाफी स्टेडियम लाहौर का, उसकी सियासत को पहले समझ यस, जाए वो। इसीलिए तो नसीम भाई मैंने शुरू में कहा कि बड़े बड़े जाइंट्स खुद में मौजूद है वहाँ पर, और वो दाएं बाएं हमें अक्सर दिखते ही हैं, और वो दिखते हैं तो हमें लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और फिर होती भी है। अच्छा रिजवान भाई, मोहम्मद हफीज़, राहें जुदा हो गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, लग भी रहा था, अंदाज़ा था हमें कि उनकी राहें जुदा हो गई, एक फिर बाहर से फॉरेन हेड कोच लाने का मामला चल रहा है। तो हमारे यहाँ बाहर से हेड कोच आता है तो शायद मिकी अर्थर वाले तजर्बे के बाद समझ रहे हैं बहुत कामयाब होता था, हालांकि मिकी अर्थर आके भी कोई कामयाबी नहीं दिला पाए। देखिए, यू नीड टू गो फॉर द बेस्ट कोच पॉसिबल। फॉरेन या लोकल से फ़र्क नहीं पड़ता मुझे तो एतराज़ ये है कि हफीज़ को आपने बनाया क्यों था। देखें, या तो उसकी कोई बड़ी टेस्ट परफॉर्मेंस होती या उसका कोचिंग एक्सपीरियंस होता। अ पर्सन हु हैज़ नॉट प्लेड अ सिंगल टेस्ट मैच इन ऑस्ट्रेलिया, ही इज़ नॉट प्लेड अ सिंगल T20 इन ऑस्ट्रेलिया। टोटल में ख्याल 10-11 वनडे इंटरनेशनल ही खेले, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो टेस्ट खेला ही नहीं हुआ हफीज़। 20 साल खेल के भी जब ऑस्ट्रेलिया की सिलेक्शन आती है, आप सिलेक्ट नहीं होते, तो उसका क्या एक्सपीरियंस था पर्थ पे, वैका पे, एमसीजी पे, एससीजी पे, क्या आप उसको टीम का डायरेक्टर बना के ले गए? आपको एक प्रॉपर कोच चाहिए जिसका एक्सपीरियंस हो। मैं तो यासिर अरफात को भी समझता हूँ कि इस ग्रेड 4 का पाकिस्तान का पहला कोच है जिसने वो किया है, तो वाई नॉट उससे फ़ायदा उठाया जाए। बट देखिए, टेस्ट मैचों में या इंटरनेशनल सीरीज में जो कोच का काम होता है वो डिफरेंट होता है। हमें तो ग्रास रूट से अभी तक ये देखें, मोहसिन नकवी को ये भी फैसले करने पड़ेंगे कि फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर आपने कैसा रखना है अगले 3 साल में, क्या कंटिन्यूटी रहती है, कैसी पिचेस आप देते हैं इन द लॉन्ग रन के आपके लिए यंगस्टर डेवलप हों। आपका जो यंगस्टर आता है अंडर 19, अंडर 17 में, आपका बेसिकली क्रिकेट का स्ट्रक्चर क्या है, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, 13 में खेलते हैं, उसके बाद 2 साल पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। सही बात। 15 में आते हैं, उसके बाद पता ही नहीं होता 2 साल वो क्या कर रहे हैं। वर्ल्ड कप जो अंडर 19 के पाकिस्तान की टीम चैंपियन भी बनी, उसमें से भी टोटल 2 या 3 प्लेयर टीम में आ सके, बाकी नहीं आ सके। सही। वो फर्स्ट क्लास में क्यों सक्सीड नहीं करते, ये सारी चीज़ों के ऊपर। और फिर आपको जो आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर की बात कर रहे थे, वहाँ पे ये कितना बड़ा फ्लॉ है आपका कि वहाँ जो प्लेयर अपना एक्शन ठीक करने जाता है उसका एक्शन और ख़राब हो जाता है, जो प्लेयर अपनी बैटिंग टेक्निक ठीक करने जाता है। क्योंकि देखें, यहाँ पे आप टेक्निक सिखा सकते हैं, लेकिन जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है वो आपको पिचों पे खेल के फर्स्ट क्लास की, कि क्या आप मुल्तान में फ़र्क पिच देते हैं, लाहौर में फ़र्क पिच देते हैं, फैसलाबाद में फ़र्क पिच देते हैं, ताकि ये सारी चीज़ें बच्चों का एक्सपीरियंस डेवलप हो। आपके स्पिनर्स कैसे डेवलप करने हैं, इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। आप वर्ल्ड कप में जाते हैं, आपके पास वनडे हो या T20 हो, और जब टेस्ट मैच में जाते हैं आपके पास स्पिनर नहीं है, आपके पास मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है इस वक्त। तो ये देखें, 2 प्लेयर, 2 अच्छे बैट्समैनों के साथ, बाबर के साथ आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते, एक अच्छे फास्ट बॉलर के साथ आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते, बगैर स्पिनर के आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। एवरी टाइम इट इज़ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, ये तीनों ऊपर नीचे टीमें होती हैं। बिग 3 किसी वजह से कहते हैं, उनका स्ट्रक्चर डेवलप है। आपको स्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा मोहसिन को। क्या कहते हैं जी काशिफ भाई, ये जो हफीज़ वाला मामला है, स्ट्रक्चर के मामला हैं, फिर हफीज़ को लाना फौरन हटा, मुझे तो समझ में नहीं आता ये सिस्टम। यहाँ तो किसी को काम करने दे, एक सीरीज़ के लिए काम दे देते हैं, फिर उस पर अब जज करते हैं। देखें, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहली बात जो मोहसिन नकवी साहब ने की थी वो ये की थी कि मेरिट प्रिवेल करेगा, और अब सिफारशी कल्चर जो है उसको हम ख़त्म करेंगे। मैं समझता हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात ये है कि आपने ये देखना है कि जो आपके कोचेज़ हैं, अगर आप फॉरेन कोचेज़ लेकर आते हैं तो ऐसे कोचेज़ लेकर आएँ जिनका दुनिया मानती है, जिनको टेक्नीक पता है, जिनको मॉडर्न डे क्रिकेट पता हो, ताकि वो पाकिस्तान में आके थोड़ी इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ। आप पहले अपना रास्ता तय्युन करें कि आपने किस तरफ चलना है और क्या-क्या आपके प्रॉब्लम्स हैं जिसको आपने इम्प्रूव करना है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने कोचेज़ अच्छे लेके आने तो आपको उनको अंडर 19
और लोग डोमेस्टिक सिस्टम में लेकर आने चाहिए, क्योंकि वहां से प्लेयर्स जो हैं वो डेवलप होते हैं, वहां से प्लेयर्स वेल निकलते सेड। हैं। आप जब नेशनल टीम में लेकर आते हैं तो वहां पर तो ऑलरेडी उनके कॉलर खड़े हो चुके होते हैं, वो पहले ही स्टार बन चुके होते हैं, तो वहां इंप्रूवमेंट की गुंजाइश बहुत कम होती है। इसलिए मैं, जिस तरह पहले भी आपने सवाल पूछा और मैंने आपसे ये कहा कि अंडर 19 में हमने देखा कि हमारी टीम अच्छी डेवलप हुई हुई है, हमारे पास फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं, स्पिनर्स भी अच्छे हैं, बैटर्स बहुत अच्छे हैं। अब इनको ग्रूम करने की जरूरत है, और इनको ग्रूम करेंगे आप डोमेस्टिक सिस्टम में, जब आप इनको खिलाएंगे वहां काफी पर सारे अगर तो आपके अच्छे काशिफ भाई, कोचेस काफी होंगे। सारे तो पीएसएल खेल भी रहे हैं, साथ खेल रहा है कराची से जो कैप्टन, और बड़ा अच्छा प्लेयर है। साथ खेल रहा है, शामिल हुसैन खेल रहा है, उबैद खेल रहे हैं, बहुत फैसल प्लेयर्स खेल रहे हैं। मुल्तान लेकिन से आप खेल, देखें कि फैसल अहमद। हैदर अली की एग्जांपल हमारे सामने है कि हैदर अली अंडर 19 में अच्छा परफॉर्म करके जब वो आया, तो उसने आके पीएसएल में एक आध छक्का मारा तो हमने उस पर लेबल लगा दिया कि ये T20 का प्लेयर है। ना उसको टेस्ट में जगह दी, ना उसको वनडे में जगह दी, ना उसको इतना टाइम दिया कि वो डोमेस्टिक सिस्टम में आए और डोमेस्टिक खेले। हुआ क्या, आपने प्लेयर को जाया कर दिया। इसीलिए जरूरी है कि इन सब प्लेयर्स को आप जो है पहले लेकर आए डोमेस्टिक में। हमने जिशान की बॉलिंग देखी, हमने अली रजा की बॉलिंग देखी, हमने उबैद की बॉलिंग देखी, उसके बाद बैटिंग में हमने साद की बैटिंग देखी, शामिल हुसैन की बैटिंग देखी, शाहजेब की बैटिंग शाहजेब। देखी। ये वो सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिन्होंने मॉडर्न क्रिकेट को प्रॉपर तरीके से खेला। लेकिन अगर आप इनको फौरी तौर पे ले आएंगे पीएसएल में और ले आएंगे नेशनल टीम में, तो ये भी सारे खराब हो जाएंगे प्लेयर्स। इनको डोमेस्टिक में प्रॉपर तरीके से जगह हफीज मिलनी वाला चाहिए, मामला ना काशिफ टाइम भाई, स्पेंड करना चाहिए। हफीज की इंडक्शन ठीक थी, और उसकी एग्जिट जिस तरह हुई वो भी ठीक है। देखिए, इंडक्शन तो मुझे नहीं पता ठीक थी कि नहीं ठीक थी, लेकिन उसकी एग्जिट बहुत बुरी थी। देखें, ये वही बात है कि किसी प्लेयर को अगर आप टीम में मौका दें, एक मैच खेले और उसको निकाल दें टीम से, तो आपने प्लेयर जाया कर दिया। अगर आप किसी प्लान के तहत हफीज को लेकर आए थे, तो कम से कम उसको 2 3 4 सीरीज देते, कुछ अरसा देते, हाँ। ताकि पता लगता कि उसने क्या परफॉर्म करना है, क्या उसके अंदर जो है जवाहर छुपे हुए हैं जिनको आपने बाहर निकालना था। वैसे हम सब हफीज को जो है वो प्रोफेसर कहते हैं, तो उसकी प्रोफेसरी जो है वो तो सामने लाने का मौका ही नहीं मिल सका। इसलिए हम खराब करने में बहुत चैंपियन हैं, हम एकदम प्लेयर को जो है वो खराब कर देते हैं, चाहे वो कोच हो। आप एहसानुल्लाह की सॉरी एग्जांपल सॉरी देख लें, काशिफ, मुझे एहसानुल्लाह यार कहाँ मुझे चला तो गया, हमें कुछ काशिफ पता ही नहीं यार चला, मेरे इतनी को हाइप एक्सप्लेन, क्रिएट हुई उसके बारे में। जी जी। तो बिट्स इसलिए एंड इन पीसेस, सब चीजों को देखने की बहुत अशद जरूरत है। क्या रहे रिजवान भी जल्दी से, फिर मैं नसीम बिट्स भाई एंड के पास पीसेस जाऊंगा। क्रिकेटर को आपने कोच बना दिया बगैर एक्सपीरियंस के, तो एंट्री ही गलत थी ना। कि नहीं, देखिए नहीं, एक चीज ना, प्रोफेसर, अब ऐनक लगाने यार से तो मैं भी 20 एक प्रोफेसर साल हो जाता हूँ क्रिकेट यार। इंटरनेशनल खेली हो, तो ये तो नहीं हो सकता कि उसको पता कुछ ना हो, नहीं ये नहीं, भी नहीं हो पता सकता ना। खेलना इज समथिंग एल्स, ये एक्सपोजर और है। नसीम भाई के पास चलें यार। अच्छा चले, नसीम भाई क्या कहते हैं सर? देखिए रिजवान भाई सही बात कह रहे हैं कि हफीज का तकर्रुर गलत हुआ था। हफीज का कितना एक्सपीरियंस था, वो तकर्रुर ही गलत था। लेकिन अना की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए किसी भी चीज को। आपको पता होगा कि हफीज जका अशरफ के ज्यादा करीब थे, वो लेकर आए थे वहाब रियाज को। आज वहाब रियाज जो है वो ज्यादा करीब है मोहसिन नकवी के। और अगर हफीज ने ऑस्ट्रेलिया में बैठ के ये एतराज नहीं किया होता कि सलमान बट को हटाओ, हाँ सलमान हाँ। बट की नहीं लगेगा, अना की वजह से आज हफीज दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि आज अथॉरिटी वहाब रियाज के पास है। कल अथॉरिटी जब हफीज के पास थी, वो वहाब रियाज को लेकर आए थे। यार ये अना की भेंट नहीं चढ़नी चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट के। अगर किसी एक बात पे नाराजगी हो जाए तो उसके बाद वो दिखाई ना दे, और उसके बाद आप फॉरेन कोचेस, चाहे फॉरेन कोचेस लाएं या करंट कोचेस लाएं। अभी जो बात की थी वो अच्छी बात की थी कि आपको टॉप लेवल के ऊपर कोच कोई भी ले आओ, आप शेर को लेकर आ जाओ, वो उसको बकरी बना देंगे। खिलाड़ियों का ये आलम होता है। कोई सा भी कोच ले आओ, XYZ। अभी हफीज ने अपनी करने की कोशिश की थी, उसके बाद पता क्या हुआ था, हफीज को बैकफुट पे आना पड़ा, खिलाड़ियों को NOC भी देना पड़ी। हफीज जो जुर्माना कर रहे थे, किसी एक खिलाड़ी पे जुर्माना किया। मैं आपको बताऊं, जब हफीज ने ये बात कही थी कि ड्रेसिंग रूम के अंदर खिलाड़ी जो है वो सोता हुआ दिखाई दिया तो फिर उस पर $500 जुर्माना होगा, 2 3 सीनियर प्लेयर जब वो वहां से गुजरते थे तो आंखें बंद करके बैठ जाते थे। वो जुर्माना नहीं कर सके, हालांकि वो सो नहीं रहे थे, लेकिन उनको दिखाने के लिए खास तौर पे कि करके दिखाओ, जुर्माना नहीं कर सके। पाकिस्तान की सीनियर टीम के ऊपर कोचेस को लाने का आप उनका माइंडसेट चेंज करने के लिए काम करें। देखिए ऑस्ट्रेलियन टीम को अगर आप उठा के देखेंगे या आप न्यूजीलैंड इंग्लैंड को दिखाएंगे, इनका माइंडसेट कैसे बदला। ऑस्ट्रेलिया का एक कल्चर दिखाई देता है आपको कि आप ये जो अभी बात की थी ना कि अंडर 19 खिलाड़ियों को एकदम से ऐसा ना हो कि आप पाकिस्तान टीम के अंदर लेके आ जाएं। देखिए फास्ट बॉलर अगर अच्छा है तो जितनी जल्दी आप लाएं वो बेहतर होता है। उसकी उम्र कम होती है, 21 22 साल की, 19 साल की उम्र में मैं फिर भी बात नहीं करूंगा, उसको 2 सीजन कम से कम खेलने चाहिए, वो जल्दी आ सकता है। लेकिन आपका बैटर, आपका स्पिनर,
5 सीजन जो ऑस्ट्रेलिया में एक सिस्टम है, हमने ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम तो अडॉप्ट किया, जो इमरान खान साहब के दौर में हमने किया था, लेकिन हमने ऑस्ट्रेलिया का कल्चर अडॉप्ट नहीं किया। जो हाँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज है उसको हमने अडॉप्ट नहीं किया, जो करने की जरूरत दिखाई देती थी। पिछले 3 फाइनल में इंडिया को बुरी तरीके से मारा है ऑस्ट्रेलिया ने, चाहे वो अंडर 19 की सतह बिल्कुल पे हो, सही बात उनके है। अपने मुल्क में हो फाइनल, या फिर टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो। वाह! क्यों मारा? वजह क्या थी? वजह ये थी कि जितना बड़ा मैच होता है वो उतना बड़ा खेलते हैं, क्योंकि उनका दिल इतना बड़ा है, उनके सिस्टम ने अपने खिलाड़ियों का दिल इतना बड़ा किया हुआ है। जो मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के खिलाफ इनिंग खेली थी, वो दुनिया का कोई दूसरा बैटर नहीं खेल सकता, बहुत या तो एबी मुश्किल। डिविलियर्स था या मौजूदा दौर में मैक्सवेल है। आप अगर उठा के देखेंगे वो सिस्टम से जो खिलाड़ी आ रहा है, मैथ्यू वेड मारता है शाहीन शाह अफरीदी को, हम मैच जीत रहे होते, वो 3 छक्के मार के एक ही ओवर में शाहीन शाह अफरीदी सबसे बड़े बॉलर को सही मैच बात खत्म है। कर देता है। ये माइंडसेट का गेम है। हमारे सामने अगर जो है वो कमिंस या हेजलवुड लगे होते तो हमें उनका नाम का ही खौफ हो जाता है। उन्होंने शाहीन को मार के खत्म किया था, किसी और को मार के खत्म नहीं किया था। वाह! तो इस चीज को समझने की जरूरत दिखाई देती है। आप ऑस्ट्रेलिया का कोच ले आओ, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी, देखिए आपकी जरूरत कहां पर है। आपका जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसे मोहसिन नकवी साहब को समझने की बहुत जरूरत है, हम अंडर 13 और अंडर 15 की सतह के ऊपर जो मेन अपना टैलेंट होता है, वो तो जाके लोहार की दुकान पे गरीब का बच्चा बैठ जाता है, या साइकिल का पंचर बनाने सही के लिए बात है। गरीब का बच्चा जाके बैठ जाता है, क्योंकि वो सिलेक्ट ही नहीं होता और वो वहीं से फिल्टर हो जाता है। आपको लगाना है 13 और 15 साल की जगह पे ऐसी चीज को कि जिसका कोई स्टेक ना हो और जो मेरिट पे फैसले करे। जब आपका टैलेंट आगे आएगा, आपका मेन टैलेंट तो 15 से पीछे ही घट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, हमारे और आपके घर से बच्चे बहुत कम आते हैं। ये वही बच्चे आते हैं कि जो थोड़ा सा आप मुझे किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चे बहुत कम आएंगे, लेकिन आपकी पीले मैं स्कूल बात का या एग्री हूँ। गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा आ जाता है क्रिकेट में। बहुत एग्री। आप मैं इस तरह से एग्जांपल देके आपको बात करता हूँ, लेकिन उस बच्चे की जगह ही नहीं बन पाती आपके सिस्टम में। बहुत सारे ऐसा टैलेंट है कि नसीम राजपूत ने, अरसलान ने कह दिया यार अच्छा, इस बच्चे को ले लेना, तो मेरिट बाहर हो गया। अरे नसीम कैसे भाई बाहर हो एक गया छोटा सा मेरिट? ब्रेक, ये एक ब्रेक मेरिट लेना बाहर है। नहीं होना चाहिए। एक ब्रेक लेना है। मैं ये इंपॉर्टेंट बात है और जो काशिफ भाई ने भी की है, मेरे ख्याल है रिजवान भाई से भी इस पे करते हैं। हमारे यहाँ जहाँ पर कोचिंग की बड़ी ज़रूरत है या बड़े ही मुस्तनद कोच की ज़रूरत है, वो हमारा वो लेवल है जहाँ पर हमारी एक पूरी ग्रास रूट से क्रिकेट तैयार हो रही है और वो क्रिकेटर्स तैयार होते होते एकदम गायब हो जाते हैं। वो रिजवान भाई बिल्कुल ठीक कहते हैं कि 13 वाला 15 में नज़र नहीं आता, 15 वाला 17 और 17 वाला 19 और 19 वाला तो उसके बाद टीम में ही बहुत कम हो बेश ही हमें दिखता है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर भी बात करते हैं कि बच्चे जाते कहाँ हैं, ये सारा हमारा जो हेमरेज हो रहा है ये हो कहाँ रहा है। वापस आते हैं ब्रेक से। वेलकम बैक जी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे यहाँ कि हम लोगों को लगाते हैं फिर निकाल देते हैं, लेकिन किसी को कभी पूरा मौका नहीं मिलता, किसी को मौका कई कई बार मिलता है, परफॉर्म नहीं करता, हम फिर ले आते हैं उसको। वकार यूनुस की मिसाल दूँ, इंजमामुल हक साहब की मिसाल दूँ, हारून रशीद साहब की मिसाल दूँ, मैं कई लातादाद नाम है जिनकी बात करूँ, वो आते रहते हैं, फिर हम उनकी परफॉर्मेंस से खुश भी नहीं होते, लेकिन हम कहते हैं कि मजबूरी है क्योंकि यही हमारे पास टोटल माल है जो हम बेच सकते हैं। अच्छा, फिर जहाँ पर कोचिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर ठीक है, मुझे अभी मोहम्मद यूसुफ कर रहे हैं, सारा कुछ बेहतरीन है, चल रहा है, और मोहम्मद यूसुफ जैसे आदमी को जूनियर लेवल पे ही काम करना चाहिए, क्योंकि जैसे आप राहुल द्रविड़ को देखें, आज ये शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, ये सारे अच्छे बड़े नाम जो इस वक्त, बल्कि सिराज अगर मैं कहूँ, और फिर तमाम वो स्पिनर्स उनके यादव, ये सारे अंडर-19 की वो वाली लॉट हैं जो राहुल द्रविड़ ने इन्हें तैयार करके दिया। वो खुद आ गए सीनियर के साथ और फिर सीनियर टीम ने जिस तरह परफॉर्म किया, अभी भी वहाँ पर कैप्टनसी का मसला वहाँ भी चल रहा है। और वहाँ भी रोहित शर्मा को जब आईपीएल में एक टीम ने कैप्टनसी से हटाने की बात की तो एक चीज़ समझ आ रही थी कि कोई मामला बन रहा है, लेकिन अब खबरें यही हैं कि वहाँ भी सेटल डाउन हो गया है कि नहीं जी, T20 फिलहाल वर्ल्ड कप तक तो शायद रोहित शर्मा ही कंटिन्यू करें और हार्दिक पांड्या का वो चांस खत्म हो गया। ये अच्छी चीज़ है, पहले ही अनाउंस कर दें, कैप्टन अपने माइंड फ्रेम के साथ बैठा रहे, अपनी टीम को चलाता रहे, लेकिन वो डरते नहीं हैं, वो 4-4 टीमें बना के, 3-3 टीमें बना के खिलाते, क्योंकि उनके पास पीछे से टैलेंट आ रहा होता है। रिजवान भाई, हमारा टैलेंट गायब हो जाता है और वहाँ पर टैलेंट की 3-3 टीमें बनाते हैं, जो काबिल नहीं होता उसको आईपीएल या दीगर चीज़ों में डाल देते हैं, ए टीम में डाल देते हैं, बाकी जगहों पर डाल देते हैं, या फिर ऐसे टूर्स पे जहाँ पे मेन प्लेयर्स नहीं जाते। हमारे यहाँ तो मामला ही और है। देखिए, डेवलप करने का तरीकाकार क्या है? डेवलप करने का तरीकाकार है, आपकी क्लब क्रिकेट अच्छी हो, उसके बाद आपकी अंडर 19 के रेगुलर टूर्स होने चाहिए,
आपकी ए टीम के रेगुलर टूर्स होने चाहिए। पाकिस्तान में हम अंडर 19 और रेगुलर जो ए टीम है इनको सिर्फ अब वर्ल्ड कप बिल्कुल तक महदूद करके बिल्कुल रखती है। बिल्कुल सही है। दूसरी चीज़ जो देखें, बहुत हमारा स्टबर्ननेस बहुत ज़्यादा है, या ये आपके इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है कि जी मैंने टीम से ड्रॉप नहीं होना। आपके बोर्ड को स्ट्रांग होना चाहिए। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ये बायलैटरल सीरीज़ को इस वक्त इंपॉर्टेंस नहीं देते अदर देन टेस्ट सीरीज़। हम यहाँ पे T20 बायलैटरल सीरीज़ को भी उतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, वनडे बायलैटरल सीरीज़ को भी उतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। इंडिया क्या करता है? आपने इंडिया की बात की ना कि कहाँ से प्लेयर है। इंडिया के पिछले आप 3-4 बायलैटरल सीरीज़ देख लें अदर देन टेस्ट मैच क्रिकेट। वनडे में कभी वो पांड्या को कप्तान बना देते हैं, T20 में कभी वो किसी को कप्तान सही बना है। देते हैं। इधर बाबर आजम साहब या शाहीन या रिजवान अपनी पोजीशन ड्रॉप करने को तैयार नहीं है कि जी हम बायलैटरल सीरीज में नहीं खेलते, किसी और को खिला लो। आपका फास्ट बॉलर हारिस रऊफ टेस्ट मैच में कहता है जी मैं खेलना नहीं क्योंकि फर्स्ट क्लास ही नहीं खेली हुई। शाहीन अफरीदी ने जो अपने आप को ड्रॉप किया सिडनी टेस्ट मैच से, वो क्रिमिनल ऑफेंस है। क्रिमिनल ऑफेंस है कि यार आप टेस्ट काफी मैच सारे छोड़ के कह रहे हैं कि मैं वर्कलोड मैनेजमेंट कर रहा हूँ। लेकिन ये काफी एक लोग तो कह रहे हैं जी कि मैं आपको बहुत सारों की बात, आपने बिल्कुल ठीक है, मैंने जब ये पॉइंट आउट किया था उस वक्त कि यार इतना बड़ा प्लेयर जिसकी हमें हर जगह ज़रूरत है, उसका पहली सीरीज़ थी और जो सीरीज़ के रिजल्ट है वो भी आपके सामने है T20 के, लेकिन उसने कहा नहीं जी मैं सीरीज़ पे ज़रा फोकस करना चाहता हूँ और रेस्ट लेना चाहता हूँ। मतलब जुल्म है ना यार। आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी का टेस्ट मैच, बेशक पाकिस्तान हारना था, उसके साथ भी हारना ही था, लेकिन यार आप ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट छोड़ के और आप T20 को या वनडे को प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आइदर आपको शौक टीवी वाले कप्तानी का पड़ा हुआ है या आपको पैसा ज़्यादा ज़रूरी है और टेस्ट मैच की इंपॉर्टेंस ख़त्म हो गई है। पाकिस्तान की टीम वैसे ही सीज़न में 6-7 टेस्ट मैच खेल रही है पिछले 5-6 साल से। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड तो मेरे 12-12 टेस्ट मैच खेलती है। उन्होंने T20 के साथ साथ टेस्ट मैच की इंपॉर्टेंस को उतना ही रखा हुआ है। अभी भी इंग्लैंड और इंडिया की जो सीरीज हो रही है वो 4-5 टेस्ट मैचों की है। ये एशेज जो होती है वो अभी भी 5 टेस्ट मैचेस की होती है। हमारी 2 से ऊपर सीरीज खेलने के काबिल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया आपको क्यों नहीं बुलाता टेस्ट सीरीज के लिए? भाई आपको बुला के करना क्या? उनको पहली रिजल्ट पता होता है कि 3-0 हारना है इन्होंने। वो आपको होम पे हरा के चले गए टेस्ट मैच, वो इंग्लैंड आपको होम पे हरा के चलेगी, न्यूजीलैंड से बड़ी मुश्किल से आप बचे होम पे। तो आपने अपनी क्रिकेट का खुद बेड़ा गर्क किया हुआ है। जब तक यार आप लोगों को चांस, और फिर देखें इस शिकस्तों के बावजूद वही प्लेयर खेल रहे हैं। आपका कोई प्लेयर बाहर होता है तो वो इंजरी से बाहर होता है, वो आप बाबर रिजवान को उस तरह ड्रॉप नहीं कर सकते जिस तरह इंडिया कोहली को या राहुल को शाहीन और करता है। हारिस को भी नहीं कर सकते, शाहीन और हारिस को भी सारे नहीं ना, करते। इन तो दोनों की क्यों आपके ले प्लेयर इतने तगड़े हैं इस शिकस्तों के बावजूद कि आपकी टीम ठीक हो ही नहीं सकती जब तक मैनेजमेंट फैसला ना करे स्ट्रॉन्ग। काशिफ भाई, ये जो मोहम्मद यूसुफ वर्कआउट कर रहे हैं जूनियर के साथ, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, और मेरा यही ख्याल है कि यूनुस, यूसुफ, इंजमाम, ये सारे प्लेयर्स को इस लेवल पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आप खुद भी ये बात करते हैं और फिर रिजल्ट भी आ रहे हैं। देखें, जो अंडर 19 का लेवल होता है या अंडर 13, अंडर 15 का, यहाँ आपके पास रॉ टैलेंट होता है। ये वो टैलेंट है जो मतलब जिसको कहते हैं ना इनग्रेव टैलेंट, ये वो है। इसके बाद इसको तैयार करना है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए और सीनियर लेवल की क्रिकेट के लिए, वहां पर जाके हमारे लिए प्रॉब्लम आ जाती है। मोहम्मद यूसुफ ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई शक नहीं है, और लड़कों ने जिस तरीके से खेला वो भी जबरदस्त था। आप देखें सेमीफाइनल में 180-90 का टारगेट भी ऑलमोस्ट पाकिस्तान डिफेंड कर लिया था पाकिस्तान ने, वो भी टोटल। तो इसलिए पाकिस्तान के पास टैलेंट तो बिल्कुल है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि ये वो जगह है जहां पर आपको अच्छे क्वालिटी कोचेस चाहिए। वहां जरूरी नहीं है कि आपसे सारे इंटरनेशनल कोचेस ही लेके आने, लेकिन अगर आपके पास अच्छे पाकिस्तान में भी कोचेस अच्छा हैं काशिफ भाई, जिन्होंने एक चीज़ बताऊं मैं आपको, हमें डोमेस्टिक में भी अच्छे कोचेस चाहिए। आप ज़रा डोमेस्टिक का हुलिया देखिए ना, तो उसका भी ये हाल है कि कोचेस अव्वल तो टीम के साथ जो मेहनत कर रहे होंगे बेचारे वो होंगे जिन्हें शौक होगा। कई कोचेस तो सुकून से बाहर घूम फिर रहे होते हैं मैच के दौरान, मैंने खुद देखा है। अरसलान, इसमें प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले तो आप डोमेस्टिक की इंपॉर्टेंस उजागर करें ना। इतनी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए कि हर पाकिस्तान का प्लेयर जो नेशनल स्क्वाड में है वो डोमेस्टिक खेले। उसका फायदा क्या होगा कि एक तो उनको क्रिकेट मिलेगी, प्रैक्टिस मिलेगी, और उसके अलावा जो उनके साथ प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको भी एक्सपोजर मिलेगा, उनको भी बड़े नामों के साथ क्रिकेट खेलकर वो भी एक्सपीरियंस लेंगे और उनको पता लगेगा जब वो ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे उन प्लेयर्स के साथ। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम अपने डोमेस्टिक को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। हम जो नेशनल स्क्वाड में प्लेयर हैं उनको हम कहते हैं, जब डोमेस्टिक का टाइम आता है तो उनसे कहते हैं जी आप रेस्ट कर लें, या आप जाकर जो है वो कनाडा, अमेरिका या कहीं जाकर T20 की लीग खेल लें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि आपने डोमेस्टिक को खेलें। इसलिए डोमेस्टिक को खेलना बड़ा जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो क्वालिफिकेशन या हमारी जो जो
आपने जो प्लेयर्स निकालने हैं टीम के लिए, उनको डोमेस्टिक के सिस्टम से और डोमेस्टिक के रन से, डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस से फिर उनको निकालें, ताकि सब प्लेयर्स को पता हो कि अगर हम डोमेस्टिक में परफॉर्म करेंगे तो फिर हम ठीक आगे है। जाके अच्छा, खेलेंगे। मैं जरा और नसीम उसके भाई, अलावा एक जी पिचेस, जी, सर पिचेस मैं अरसलान, इसी पे एक करने प्रॉब्लम, लगा था बात। जो हमारी जो पिचेस हैं डोमेस्टिक की, उनको भी आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाएं, ताकि जब प्लेयर यहाँ से जाएं इंटरनेशनल खेलने के लिए तो उनको वही चीज मिले जो इंटरनेशनल में होती है। नसीम भाई, पिचेस मैं सोच रहा था कि डोमेस्टिक पे तो आपसे बात करूं ही करूं, और ये जो अंडर 19 की परफॉर्मेंस को बाहर लाना है, क्या करें? ऐसा क्या वजह होती है कि हमारे सीनियर्स काम नहीं करते हैं जूनियर लेवल पे? एक तो आप इस पे बहुत बेहतर बता सकते हैं, सालों से इन सबके साथ काम कर रहे हैं, इनके इंटरव्यूज करते हैं, इनके साथ उठते बैठते हैं, तो जरा इनकी साइकी आप हमें बताएं। दूसरा, पिचेस, हमारी डोमेस्टिक की पिचेस बिल्कुल खड्डा है। देखिए, पिचेस पे तो बाद में आते हैं। सबसे पहले अरसलान भाई, जो अभी बात हो रही थी कि डोमेस्टिक क्रिकेट में हमारे स्टार्स भी पार्टिसिपेट करें, ये आहिस्ता आहिस्ता और दुश्वार काम होता जा रहा है जितनी वर्ल्ड वाइड क्रिकेट बढ़ गई है। मैं अगर नेशनल ड्यूटी से हट के बात करूं तो भी अब खिलाड़ी पर तोलता हुआ दिखाई दे रहा होता है हाँ, कि उसने लीग में जाके करोड़ों रुपए लेकर आने, उसकी कोशिश यही होती है। इस वक्त मोहसिन नकवी साहब के पास जो सबसे बड़ा टास्क होगा वो ये होगा कि किस अंदाज से अपने प्लेयर्स को, क्योंकि ये अब वबा सारी दुनिया में है। आजम खान इंटरव्यू देते हैं, वो कहते हैं कि मुझे एक सीरीज तो पूरी खिलाओ, वरना फिर मैं अपने बारे में सोचूंगा, भाई मैं कोई फैसला करूंगा। तो अगर आप क्रिकेटर ये कहने पे आ जाएगा तो आप इस बात को अंदाजा करें कि सबसे बड़ा टास्क तो यही होगा कि हमारे प्लेयर्स को नेशनल ड्यूटी के लिए कैसे मोटिवेट किया जाए और रखा जाए। हमारे यहाँ तो ये हाल होता है कि वर्ल्ड कप में टीम पार्टिसिपेट करने के लिए जा रही होती है और 2 दिन पहले तक खिलाड़ी बैठ के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर गुफ्तगू कर रहे होते हैं। उनका फोकस जो वर्ल्ड कप पे होना चाहिए वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे लगा हुआ होता है, क्योंकि इतना पैसा अब इस खेल के अंदर आ गया है कि आपको मैनेजमेंट जो है ना वो बहुत बहुत टॉप लेवल की दरकार है। आज से 10 साल पहले जिस तरीके की क्रिकेट थी, आज की तारीख में वो क्रिकेट बिल्कुल चेंज हो चुकी है। आने वाले वक्त में ये और मजीद कमर्शियल होती चली जाएगी। हम पिचेस की बात बाद में करेंगे, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट की बात बाद में करेंगे, लेकिन हमारी टॉप लॉट, उसको किस तरीके से आपने मैनेज करना है। और जहां तक आपने अभी बात की थी कि आप टेस्ट की जो हम बात कर रहे थे, देखिए टेस्ट की बॉलिंग लाइनअप आपको बिल्कुल अलग करनी पड़ेगी। आप ओडीआई और T20 की तो रख सकते हैं, लिमिटेड ओवर्स करने वाले बॉलर्स तो आपके पास अवेलेबल है, लेकिन जहां पे 26 ओवर करने आपको एक इनिंग के अंदर, 30 ओवर करने आपको एक इनिंग के अंदर, वो ये बॉलर इंपॉर्टेंट आपको बात है। चाहिए होंगे। अगर आपको आमिर जमाल की सूरत में कोई इंग्रेडिएंट दिखाई दिया है तो उसको आप कॉन्फिडेंस दें, और सर, उसको उसको आप ड्रॉप कर इस्तेमाल देते हैं करें। हम न्यूजीलैंड में, उसको भी उस हाँ, आजम के साथ ही ड्रॉप कर देते हैं। अब मैं यही आपको बात कह रहा हूँ ना कि आप अपनी एटलीस्ट टेस्ट की बॉलिंग को अलहदा करें। आई डोंट थिंक, अगर आप मुझसे सच्चाई से पूछेंगे, आपने तो अपनी क्रिकेट ही 3 फास्ट बॉलर्स के गिर्द बना दी थी, शाहीन, नसीम हारिस और और हारिस नसीम रॉफ। शाह। इसके अलावा तो कोई क्रिकेट ही नहीं थी आपकी। वाह। पता चला वर्ल्ड कप से पहले नसीम शाह अनफिट हो गया। शाहीन शाह अफरीदी को अपनी वर्कलोड मैनेजमेंट की फिक्र लगी हुई है, क्योंकि उन्होंने लाहौर कलंदर्स को भी लीड करना है, या फ्रेंचाइज क्रिकेट का भी प्रेशर होता है उनके ऊपर कि भाई कम जान मारना, अभी यहाँ पर आके पूरा तुमने टूर्नामेंट खेलना है। तो ये इतनी चीजें आ गई हैं। अब मोहसिन नकवी साहब और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक को इसको जरा सीरियस लेना चाहिए। अच्छा नसीम भाई, खिलाड़ियों एक के चीज अगर मैं आपसे वर्कलोड पूछूं, मैनेजमेंट। भारत ने भी किया ना, आपने देखा होगा कि इंडियन प्लेयर्स बाहर जाके नहीं खेलते, उन्होंने उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, वो उनको हिलने नहीं देते, और वो कहते हैं भाई यहीं खेलो। रणजी ट्रॉफी बड़े से बड़ा प्लेयर रोहित शर्मा जैसा प्लेयर भी खेल रहा होता था। जब बोर्ड स्ट्रांग है, सबसे बड़ी चीज पैसा भी देता है, फाइनेंशियली साउंड भी है, लेकिन बोर्ड स्ट्रांग है। अच्छा नसीम भाई, मैं हमारे अगर यहाँ आपका पे ये बोर्ड कमेंट एक ब्रेक कमजोर के है। बाद ले लूँ, माजरत के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद नसीम भाई से ये शुरू करूंगा, फिर ये इनसे बात करेंगे कि जब कोई बोर्ड स्ट्रांग होता है तो वो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है नसीम भाई ने कि डोमेस्टिक खेलने के लिए अब आपको कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, फॉर्मूला नहीं करेंगे तो यही हाल हमारा रहेगा। हमारे पास फास्ट बॉलर्स रहे नहीं है टेस्ट के लिए, स्पिनर्स हैं ही नहीं टेस्ट में। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। नसीम भाई प्लीज इसी को कंटिन्यू, ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि देखें हम इस पर हमेशा बात तो करते हैं, लेकिन ये इसकी रूह है जो आप बात कर रहे हैं ना कि मनाना पड़ेगा। भारत ने अपने प्लेयर्स को रिस्ट्रिक्ट करके रख दिया है। देखिए, आपके सामने एग्जाम्पल मौजूद है, वहां विराट कोहली को भी आराम दिया जाता है, वहां रोहित शर्मा को भी आराम दिया जाता है, वहां पे कोई खिलाड़ी भी जो है वो टीम से बड़ा नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा प्लेयर है। हमारे यहाँ पे रिजवान हफीज को डिक्टेट करते हैं कि मैं ओपनर ही खेलूंगा T20 में।
मैं नीचे नहीं आऊंगा। हाँ आप ये बड़ा जरा जहन में रखिएगा। हाँ और वो वाकई में डिक्टेट करके उन्होंने जाके खेला। हमारे खिलाड़ी कहते हैं कि जी हमने लीग खेलने के लिए जाना है, तो लीग खेलने के लिए जाना है उन्हें, हम रोक नहीं सकते हैं उनको, कोई भी नहीं रोक सकता उनको। वो गए जाके दुबई में भी लीग खेली उन्होंने, और बंगला लीग में भी हमारे प्लेयर्स जो है वो टॉप एक्शन में दिखाई दी, और वो कह के गए कि हमें एनओसी दें। ये कमजोरी हमारे क्रिकेट बोर्ड की है, ये किसी और की कमजोरी नहीं है, क्योंकि हमने तैयारी नहीं किया ना पीछे कुछ। हम तैयारी करने पे तो काम ही नहीं कर रहे। जब हम तैयार, और फिर सबसे बड़ी चीज एक मोनोपोली जो बन जाती है 16-20 खिलाड़ियों की, वो बाकी किसी को आने ही नहीं देते। वो कहते हैं कि अब यही टीम खेलेगी। हम जो ये इनसिक्योरिटी प्लेयर्स के अंदर पाई जा रही है, देखिए कोई भी नया खिलाड़ी आएगा वो दरवाजा तोड़ के एंट्री देगा, वो दरवाजा खोल के अंदर नहीं आ सकता है। क्योंकि दरवाजा वेल खोलने सर, के लिए तो वेरी चाबी वेल उन्होंने सर। उठा के फेंक दी। अब दरवाजा तोड़ के इतना परफॉर्म करके आएगा कि तोड़ के आएगा, क्योंकि वो 16 खिलाड़ियों की टीम बन गई यार है अब जी। अब आपके सामने ही है ना नसीम भाई, कामरान गुलाम बेचारा कब से बैठा है, मौका ही नहीं दे रहे, उसको बेंच किया हुआ है, उसको जब उसकी फॉर्म ही खत्म हो जाएगी तब हम उसको खिला के कहेंगे देखा है तो इंटरनेशनल के लिए था ही नहीं। यार शाहनवाज धानी क्यों नहीं था ऑस्ट्रेलिया में? शाहनवाज धानी अभी प्रेसिडेंट कप के अंदर बेस्ट लीडिंग बॉलर। बॉलर बन गया, वो क्यों नहीं था ऑस्ट्रेलिया में? उसका तो एक्सपीरियंस था। आप जब वो T20 में परफॉर्म करता है, आप उसे टेस्ट टीम में सिलेक्ट कर लेते। आप यानी नाइंसाफियों का जो एक अल्फाज नहीं है कि जहां पे उसकी फॉर्म थी वहां आपने नहीं खिलाया और उसको आपने टेस्ट टीम के साथ बैठ दिया। बहुत अच्छे उसके नसीम भाई, बाद वो थोड़ी ना- इस पे 3-4 चीजें हैं, मैं थोड़ी ज्यादा डिस्कस, रिजवान भी इसी पॉइंट पर आपका व्यू, फिर मैं जरा नसीम भाई से एक चीज और इसी में ले। नहीं, जिसका बेड़ा गर्क करना होता है, नसीम भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिसकी जो फॉर्म होती है आप उसको फ़र्क फॉर्मेट में खिला देते हैं। और ये आपका शुरू से पिछले 15-20 जो महीने चल रहे हैं उसमें यही प्रॉब्लम चल रहा है जब से बाबर ने कप्तानी संभाली है। देखिए बाबर को, इसको हम फिर मैं एक दफ़ा क्लियर कर दूं कि यार बाबर इज़ द बेस्ट बैट्समैन इन पाकिस्तान टीम, लेकिन वो हर फॉर्मेट का प्लेयर नहीं है। रिजवान इज़ द बेस्ट विकेट कीपर राइट नाउ, लेकिन वो हर फॉर्मेट का प्लेयर नहीं है। शाहीन इज़ नॉट इवन अ टेस्ट बॉलर राइट नाउ। अगर एक बंदा देखें, आप वसीम अकरम उस पर जाते हैं, वकार न्यूज़ पे, वो 20-20 25-25 ओवर टेस्ट मैच में एक एक दिन में कराते थे। 40-40 ओवर के स्पेल जब विकेटों में नहीं मिलती थी तो लंबे लंबे स्पेल कराते थे। वो वर्क हॉर्स भी थे और वो स्ट्राइक बॉलर्स भी थे। आपके पास इस वक्त कोई एक बॉलर नहीं जो अगर एक दिन 20 करा लेना तो अगले दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम बैटिंग करेगी तो वो बॉलिंग करा सके। मीर हमजा वॉज अ सक्सेस इन ऑस्ट्रेलिया, आमिर जमाल वॉज अ सक्सेस इन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इन दोनों के फर्स्ट क्लास मैचेस और फर्स्ट क्लास विकटें देखे। मीर हमजा की 400 विकटें वो लेके आया है, और साथ ही आपने उसको शुरू में, ये उसकी किस्मत है कि ये हारिस ने ना कर दी, वरना आपने उसको फिर भी नहीं मौका देना था, क्योंकि उसको आपने पहले सिर्फ शारजा में मैच खिला दिया, यानी फिर हमने किसी की मरूने मिन्नत मौका दी। एग्जैक्टली वो कह रहे हैं ना, दरवाजा तोड़ के ही आना पड़ता है। उसने परफॉर्मेंस से, और आमिर जमाल ने जितनी विकटें ली, आपने उसको 3 मैचों के बाद उसको आपने कंपेयर किया आजम खान के साथ कि जी T20 में नहीं चला तो आपने ड्रॉप कर दिया, हालांकि ही इज योर ऑलराउंडर, ही शुड बी योर ठीक गो है। टू अच्छा, ऑलराउंडर। चूंकि इस पे हमने थोड़ी सी ज्यादा और सरफराज पे भी बात करनी, काशिफ भाई ये चीज के रॉन्ग सिलेक्शन रॉन्ग फॉर्मेट, हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा मसला है, ये भी मैनेज करना होगा अब नए चेयरमैन पीसीबी को। देखें, उसके लिए जरूरी है कि आपका पूल बड़ा हो। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा पूल जो है क्रिकेटर्स का वो बहुत मुख्तसर सा है, और उसी पूल के अंदर हम सब प्लेयर्स को डाल देते हैं। आप उसकी अशरफ, क्या नाम है उसका, जका जका अशरफ साहब, नहीं, जो हमारे ऑलराउंडर है फहीम अशरफ। फहीम अशरफ, आप देखें फहीम अशरफ को। अच्छा, वैसे कोई अलग नहीं है, वो भी जका देख अशरफ लिया। ही है वैसे, क्रिकेट के जब चाहते हैं खेल लेते हैं और वो आ जाते हैं, कोई आपने मसला नहीं। फहीम अशरफ को देख लिया, आपने हर फॉर्मेट खिला कर देख लिया, वहां उसने कामयाबी नहीं दिखाई। और जब आप डोमेस्टिक में देखते हैं तो वहां पे भी वो परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद आप उसको खिलाई जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपने पूल को बड़ा करना है, और पूल को, जैसे अभी रिजवान ने बिल्कुल सही बात कही कि जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करेगा, मीर हमजा ने अगर 400 विकेट लिए तो उसने देखा कि उसने परफॉर्म किया ऑस्ट्रेलिया में। खुरम शहजाद को एक ही मैच खेलने का मौका मिला और उसने वहां पर भी परफॉर्म करके दिखाया, क्योंकि उसके पास डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस था। तो डोमेस्टिक को फोकियत देने की जरूरत है। आप इंडिया की डोमेस्टिक को मिसाल इज्जत बार दो। बार देते हैं, तो इंडिया में रणजी ट्रॉफी जो है, वहां पर जो खेलता है, जो परफॉर्म करता है, वही जाके इंटरनेशनल आके खेलता है और वहां आके वो परफॉर्म भी करता है। तो इसलिए वहां पर टैलेंट को जो है हंट करने की जरूरत है। और दूसरी बात है कि इसको, डोमेस्टिक को इतना ल्यूक्रेटिव बना दें आप कि हर प्लेयर जो है अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की तरफ ना फिक्र करे, क्रिकेट की तरफ फिक्र करे। यस, और ये भी उसको जरूरी है, financial ये अच्छा है, ये financial पॉइंट अच्छा है support जो काशिफ भाई, कि financial पैसे भी होने support चाहिए, जो है वो बगैर board पैसों से। के क्रिकेटर खेल भी नहीं सकता। नसीम भाई जल्दी से आपसे सरफराज वाली बात पूछ रही है सर, क्या मामला है ये जो सरफराज की रिमूवल हुई है, जस्टिफाइबल है? रायले रोसो आ गए कैप्टन।
देखिए नदीम उमर भाई और सरफराज का जो साथ है ना, वो बड़ा चोली दामन का साथ जिसे कहते हैं ना, उस तरीके का साथ है। पाकिस्तान क्रिकेट क्लब, उमर एसोसिएट्स का मैच हो रहा होता था ना रमजान टूर्नामेंट में, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयर्स को खेलने से रोक देता था। तो ये दोनों सरफराज, अनवर अली, ये बाउंड्री के बाहर बैठ के अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे होते थे कि खेल नहीं सकते लेकिन टीम के साथ पहुंचे होते थे। सही। नदीम उमर भाई के लिए खासा डिफिकल्ट डिसीजन था ये कि सरफराज कैसे रिप्लेस हो, क्योंकि पर्सनली अगर मैं जितना नदीम भाई को जानता हूँ, वो कभी भी सरफराज को रिप्लेस करने के हक में होते ही नहीं है। लेकिन ज़ाहिर एक थिंक टैंक भी है क्वेटा ग्लैडिएटर्स का, वो भी इस जानिब सोचता हुआ दिख। अच्छा, ये देखिए ये चीज़ है ना जो अपना रिजवान भाई, ये उनके लिए वाकई मुझे जहाँ तक पता है कि ज़रा मुश्किल डिसीजन था, लेकिन डिसीजन ठीक है आपकी नज़र में? नहीं, डिसीजन बिल्कुल ठीक है। देखिए, आप एक टू अ सर्टेन एक्सटेंट हर प्लेयर ने अपना अपना टाइम पीरियड गुजारना होता है। 9 साल हो गए हैं। कोयटा प्लेड वेरी वेरी वेल इन द फर्स्ट 3 एडिशन, बीच में जीती भी थी, लेकिन उसके बाद से कोयटा की टीम में कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं डिक्लाइन आता जा रहा है। शायद ये जो रायली रोसो को शेन वॉटसन के थ्रू आपने चेंज करवाया, वो प्रॉब्ली वो इसीलिए होगा कि जो ओनर हैं उमर एसोसिएट्स के, वो खुद नहीं करना चाह रहे होंगे, तो आपने इस तरीके से उसको मैनेज किया कि सरफराज को बुरा भी ना लगे, लेकिन इट इज़ इन द बेटरमेंट ऑफ द टीम। कोयटा विल कम आउट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। आई थिंक बहुत सारी डेड वुड जो कोयटा में थी वो खत्म हो गई है। अच्छा, मैं चूंकि वक्त की जी नसीम भाई, बात प्लीज आपकी भी बड़ी जरूरी है, मुझे ये रायली रोजो, आप समझ लें 2 कप्तान होंगे उनके, रायली रोजो और सरफराज अहमद। सरफराज के मशवरे उसी तरीके से जा रहे होंगे जैसे वो लीड कर रहे हैं, इस बात को समझिएगा, क्योंकि सरफराज की ओनरशिप खत्म नहीं हो सकती है, ना नदीम भाई की ओनरशिप सरफराज के साथ खत्म हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मोहब्बतें बड़ी डिफरेंट है, और ये आप ग्राउंड में देखेंगे सरफराज की एनर्जी में एक जर्रा बराबर की कमी नहीं देखेंगे, बल्कि और ज्यादा वो एनर्जाइज दिखाई देंगे और रायले रोसो को लेके चल रहे होंगे। वेल सेड। बस यही आपसे नसीम है, चूंकि आपको ये सारी चीजें बड़ी रियलिटी में पता होती हैं, तो हमारे सुनने वालों के लिए भी आज ये अच्छा हो जाएगा। काशिफ, इस पे एक कमेंट आपका भी चाहिए। बिल्कुल सही कहा नसीम भाई ने कि ये चेंज करना बड़ा जरूरी था, लेकिन मैं इसको दूसरे एंगल से सोचता हूँ कि हम प्लेयर्स क्यों नहीं सोचते कि अब उनको टाइम आ गया है कि उनको चाहिए वो पीछे हट जाए, और ऐसा कल्चर जो है वो पाकिस्तान में आना चाहिए कि प्लेयर्स हटता कौन है इस मुल्क में? क्या कह रहे हैं मुझे नहीं नसीम भाई कह रहे हैं भाई हटता कौन है इस मुल्क में? यही तो अनफॉर्चुनेट बात है कि हटता कोई नहीं इधर है, तो सर बड़ा मसला है, खराब करके ये हटाना पड़ता है। यहाँ पर आप देखें डेविड वार्नर की एग्जांपल आपके सामने, कितना जबरदस्त खेल रहा था, कितना अच्छा सर वो गोरे हैं भाई, कैसी हो बातें गया। कर रहे हैं। शेन वॉटसन की मिसाल आपके सामने है, स्मिथ की मिसाल आपके सामने है, बेबहा। नहीं, पाकिस्तान में अगर आप बात करें तो आप देख लें कि हमें जहीर अब्बास जितना जबरदस्त प्लेयर था, लेकिन एंड में गया किस तरीके से, जावेद मियादाद किस तरीके से गए। बड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान में प्लेयर इस तरीके से जाते हैं। चले एग्जांपल अरसलान भाई आपके सामने है, वो आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे थे, सेंचुरी पे सेंचुरी बना रहे थे और कहकर आए थे ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप है। हमारे किसी खिलाड़ी को अगर आप कह के दिखा दें कि ये तुम्हारा आखिरी वर्ल्ड कप है, वो कहते हैं मैं अभी सोचूंगा, अभी मैं फैसला करूंगा, अभी मैं देखूंगा। शोएब मलिक नहीं जा रहे हैं, शोएब मलिक को 1 करोड़ रुपए देके भिजवाना पड़ता है, जाना भी नहीं है, को मुख्तलिफ अंदाज से भिजवाना पड़ता है। शोएब मलिक ने कभी जाना भी नहीं है। नसीम भाई थैंक यू सो मच। नसीम राजपूत हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया नसीम भाई। काशिफ शबीर साहब बहुत शुक्रिया, रिजवान हैदर साहब का बहुत शुक्रिया। कोशिश की आज तमाम वो मसाइल जो अभी तक क्रिकेट से जुड़े हैं इस पर बातचीत, और फिर आने वाले शोज़ में अब यकीनी तौर पर PSL का दौर है, तो PSL पर तो बात रहेगी। आज के लिए दीजिए इजाज़त।